आज हम अर्थशास्त्र शिक्षण के दो महत्वपूर्ण प्रकरणों पर बात करेंगे, जिसमें पहला प्रकरण है वर्तमान आर्थिक जागरूकता का महत्व और दूसरा है आर्थिक नागरिकता। इस प्रस्तुतिकरण को तैयार करने में दो छात्राओं ने सहायता की है, जिसमें पहली है नेहा कुमारी और दूसरी श्रुति ओझा। सबसे पहले हम प्रथम प्रकरण पर बात करेंगे, जो वर्तमान आर्थिक जागरूकता के महत्व से संबंधित है। उसको हम लोगों ने खंडों में बांटा है, जिसमें पहला खंड है आर्थिक समस्याओं का परिचय, उसके बाद केंद्रीय आर्थिक समस्याएं, वर्तमान आर्थिक समस्याएं, वर्तमान आर्थिक जागरूकता का महत्व। इन सब बातों की व्याख्या करने के बाद हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे और फिर संदर्भ की सूची प्रदान करेंगे। आर्थिक समस्या से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में उस समस्या से है जो अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। अर्थव्यवस्था में समस्या तब उत्पन्न होती है जब संसाधन दुर्लभ होते हैं और उनकी मांग असीमित होती है। इसके अतिरिक्त संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग हो सकना भी इस समस्या के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। केंद्रीय आर्थिक समस्याओं पर अब हम चर्चा करेंगे। सीमित संसाधनों की उपलब्धता और मानवीय आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं होने के कारण आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है। आपूर्ति और मांग के बीच की यह भिन्नता किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के निर्माण की ओर ले जाती है। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं इन कारकों के इर्द गिर्द घूमती हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। यह किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में से एक है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार और मात्रा से संबंधित है जिनका उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। चूंकि संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं, इसलिए एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने से दूसरी वस्तु का उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए किसी भी देश को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच चयन करना होता है कि किन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान के पास केवल एक भूमि का टुकड़ा है, तो वह अपनी आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लेता है कि उसे उसमें क्या लगाना चाहिए। उसी प्रकार सरकार अपनी अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन का अनुपात निर्धारित करती है। दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए। यह पहलू उस प्रक्रिया या तकनीक से संबंधित है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है। सामान्यतः उत्पादन की दो तकनीकें होती हैं, श्रम गहन तकनीकें और पूंजी गहन तकनीकें। उत्पादन के लिए तकनीक का चुनाव उस देश में संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है, इसलिए संसाधनों का आवंटन एक चुनौती बन जाता है। अगली समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह समस्या उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोक्ता को निर्धारित करने से संबंधित है। चूंकि किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों की कमी होती है, इसलिए समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में यह तय करना होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का कितना हिस्सा किसे मिलना चाहिए। अब हम लोग समसामयिक या वर्तमान आर्थिक समस्याओं पर बात करेंगे। इसमें मुख्य बिंदु है उच्च सार्वजनिक ऋण। इसके अंतर्गत सरकार की समस्त देनदारियां शामिल होती हैं। इसमें वे सारे ऋण आते हैं जिसे सरकार ने आंतरिक व बाह्य स्रोतों से लिया हो। यह एक प्रकार का बजट संबंधी घाटा होता है। दूसरा मुख्य बिंदु है भुगतान संतुलन का घाटा।
इसमें किसी राष्ट्र द्वारा निर्यात से ज़्यादा आयात किया जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब सरकार का खर्च उसके राजस्व से ज़्यादा हो। दूसरे शब्दों में, यदि चालू और पूंजी खातों का कुल योग एक नकारात्मक संख्या हो, यानी 0 से कम हो, तो यह भुगतान संतुलन के घाटा को इंगित करता है। अगला बिंदु है निम्न साक्षरता दर। आर्थिक असमानताएं, लिंग भेदभाव, जाति भेदभाव और तकनीकी बाधाएं भारत में निरक्षरता को जन्म देती हैं। भारत में निरक्षर वयस्कों की सबसे बड़ी आबादी है, जो भारत में निरक्षरता के इस दुष्चक्र में और योगदान देती हैं। 2011 के सेंसेक्स के अनुसार बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में निम्न साक्षरता दर है। अगला मुख्य बिंदु है राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद में कमी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय को सीधे प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों की कमी से नागरिकों के आय का स्तर कम हो जाता है। जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद के कम होने से देश में मंदी एवं बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। यदि किसी देश की जीडीपी गिर रही हो तो इसका यह अर्थ है कि उस देश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। उच्च सरकारी व्यय भी इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जब सरकार अर्थव्यवस्था में अपनी निधियों या राजस्व प्राप्तियों का अधिक हिस्सा खर्च करती है तो इससे बड़े बजटीय घाटे का सामना करना पड़ता है। कर की चोरी। एक मुख्य बिंदु और रह गया था जो कर की चोरी से संबंधित है। यह कर योग्य आय को जानबूझकर कम बताकर कर देनदारी को कम करने का एक अवैध तरीका है, अर्थात यह किसी के कर के बोझ को कम करने का एक गैर कानूनी प्रयास है। इससे देश में मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न होती है। अब हम एक और समसामयिक आर्थिक समस्या से परिचित होंगे जो हमारे देश में विकराल रूप धारण कर रही है, वह है बेरोजगारी। यह भारत की एक बड़ी सामाजिक समस्या है। बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक और सक्षम हो परंतु उसे कोई काम न मिल पाए। अनम्य या कठोर भारतीय श्रम कानून और निम्न बुनियादी ढांचा दो महत्वपूर्ण कारक है जिससे भारत में बेरोजगारी उत्पन्न होती है। भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से मौसमी बेरोजगारी तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। इसका एक आंकड़ा इस सारणी में प्रस्तुत है, इसे आप ध्यान से देखें। अगली समस्या है गरीबी या निर्धनता। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीजों का अभाव होता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, धीमा आर्थिक विकास, बेरोजगारी, आय की असमानता, मूल्य वृद्धि आदि भारत में गरीबी के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। इसका भी आंकड़ा 2009 से लेकर 2019 तक यहाँ पर स्लाइड में प्रस्तुत किया गया है, उसे भी आप देखें। इससे आपको इस समस्या की भीषणता का अंदाज होगा। गरीबी थोड़ी कम जरूर हुई है लेकिन अभी भी यह हमारे अर्थव्यवस्था में मौजूद है। एक और महत्वपूर्ण समसामयिक आर्थिक समस्या है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी है जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि में परिलक्षित होती है। अर्थात लोगों को पहले जितनी ही मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए अधिक दाम चुकाने पड़ते हैं। भारत में महंगाई एक भयावह रूप ले चुकी है जिसके कारण ज्यादातर लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं हैं। अब एक दृष्टि हम लोग इस पर डालेंगे कि इन समसामयिक आर्थिक जागरूकता
जो समस्याओं के प्रति हम लोगों में होनी चाहिए या एक अर्थशास्त्र शिक्षक में होनी चाहिए, उसका क्या महत्व है। आर्थिक समस्याओं को हम लोगों ने देखा, लेकिन इसके प्रति जागरूकता का क्या महत्व है एक शिक्षक के प्रति, और उसको अपने विद्यार्थियों को कैसे इसके प्रति जागरूक करना चाहिए, क्यों जागरूक करना चाहिए, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम यह आर्थिक जागरूकता जो होती है, यह मुद्रास्फीति और अपस्फीति को नियंत्रित करती है, क्योंकि लोग इसके प्रति जागरूक होंगे तभी अपने खर्च को नियंत्रित करेंगे। इसके साथ ही यह भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में होने वाले असंतुलन का विरोध करता है और बजटीय घाटे में सुधार के उपाय भी सुझाता है। आर्थिक जागरूकता किसी देश की मौद्रिक और राजकोषीय नीति को बनाने में मदद करता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाली वृद्धि का निर्धारण करता है, किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद व प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में योगदान देता है। यह आर्थिक विकास में भी सहायक है। आर्थिक जागरूकता देश के लिए आर्थिक योजनाओं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उनके निर्माण में सहायता करता है। समसामयिक आर्थिक समस्या के प्रति जागरूकता लोगों में उन संसाधनों के प्रति भी जागरूकता उत्पन्न करती है जो हमारे देश में दुर्लभ रूप से पाए जाते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बाजार की गतिशीलता के बारे में भी ऐसी जागरूकता हमें अवगत कराती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि समाज के लिए आर्थिक जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन जीने का तरीका सिखाती है। आर्थिक जागरूकता बाजार के संचालन को समझने में मदद करती है और संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में मानव में समस्या समाधान कौशल को लागू करने में मदद करती है। मानव का तात्पर्य यहाँ एक सामान्य मनुष्य, शिक्षक, विद्यार्थी सभी से है। यह लोगों को व्यवसायों, बाजारों और सरकारों को समझने में भी सक्षम बनाती है। इस प्रकार अभी हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण को समझने का प्रयास किया। यह प्रकरण जिन संदर्भ सामग्री के आधार पर बनाया गया है, उसका विवरण इस स्लाइड में है। अब हम लोग दूसरे प्रकरण में आएंगे, जिसका नाम है आर्थिक नागरिकता। यह भी अर्थशास्त्र शिक्षण के अंतर्गत हर शिक्षक और विद्यार्थी को जानना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लक्ष्य है कि विद्यार्थी में आर्थिक नागरिकता के गुणों का विकास करना। सबसे पहले हम लोग इस प्रकरण के अंतर्गत आर्थिक नागरिकता के अर्थ को देखेंगे। उसके बाद चाइल्ड एंड यूथ फाइनेंस इंटरनेशनल, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल और युवा वित्त, इसका परिचय प्राप्त करेंगे। आर्थिक नागरिकता के CYFI मॉडल को जानेंगे और इसके एक प्रमुख घटक आर्थिक नागरिकता के महत्व को देखेंगे और उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे। आर्थिक नागरिकता, जिसे अक्सर निवेश द्वारा नागरिकता कहा जाता है, विशिष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को किसी देश की अर्थव्यवस्था में निर्दिष्ट वित्तीय योगदान या निवेश करके उस देश की नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह आर्थिक और नागरिक सहभागिता के रूप में बढ़ावा देता है। इसमें स्थायी आजीविका, आर्थिक और वित्तीय कल्याण, गरीबी में कमी, स्वयं व दूसरों के लिए अधिकार व उत्तरदायित्व, यह सभी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाल एवं युवा वित्त या CYFI की बात अगर हम करें तो यह एक गैर सरकारी संगठन है। यह बच्चों और युवाओं की आर्थिक नागरिकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। यह अपने हितधारकों, सहयोगियों, सलाहकारों व समर्थकों को ज्ञान साझा करने की भूमिका निभाने में सहायता करता है, जिसे सामूहिक रूप से बाल एवं युवा वित्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। यह उन सभी का प्रतीक है
जो बच्चों और युवाओं को समझदारी से वित्तीय निर्णय लेने का ज्ञान, बचत शुरू करने का अवसर और रोजगार पाने का कौशल देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ये इसका मुख्य उद्देश्य इसके वित्तीय निर्णय लेना है, यानी यह बच्चों व युवाओं को व्यक्तिगत वित्त की समझ प्रदान करता है जो उन्हें समझदारी से वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अगला उद्देश्य है इसका बचत कराना। प्रत्येक बच्चे और युवा के पास स्कूल से स्नातक होने तक बचत खाते तक पहुंच होनी चाहिए और इस खाते को संचालित करने और प्रभावी आर्थिक नागरिक बनने के लिए वित्तीय ज्ञान और कौशल भी होना चाहिए। और तीसरा मुख्य बिंदु है गरीबी के चक्र को तोड़ना। यह बच्चों और युवाओं को बेहतर विनियमन के तरीके सिखाता है जिससे गरीबी के चक्र को तोड़ने में सहायता मिलती है। अब हम लोग CYFI के मॉडल को इस प्रवाह चार्ट के माध्यम से देखेंगे। इस प्रवाह चार्ट में इसके मुख्य घटक प्रस्तुत किए गए हैं। इसके मुख्य अंग हैं आर्थिक नागरिकता। आर्थिक नागरिकता के दो मुख्य घटक हैं, अधिकारिता यानी सशक्तिकरण और वित्तीय क्षमता। ये दोनों गुण किसी भी एक आर्थिक नागरिक में अवश्य होना चाहिए, विशेष रूप से जो अर्थशास्त्र का पठन कर रहा है या पाठन कर रहा है। और अधिकारिता और सशक्तिकरण के मुख्य बिंदु हैं वित्तीय शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, आजीविका शिक्षा और वित्तीय समावेशन। इनसे किसी भी व्यक्ति की वित्तीय क्षमता भी संबंधित है। और आसपास का जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये सब इनको प्रभावित करता है, व्यक्ति के वित्तीय क्षमता को और अधिकारिता सशक्तिकरण को। तो ये CYFI का मॉडल है जिसका संबंध आर्थिक नागरिकता से है। अब इसके मुख्य घटक को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का तात्पर्य है समाज के पिछड़े एवं कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना जो उनकी जरूरतों, लेन देन, भुगतान, बचत, ऋण और बीमा को सुचारू रूप से पूरा करते हैं। वित्तीय समावेशन निम्न उद्देश्यों को सुनिश्चित करने से संबंधित है: मानदंडों की पर्याप्तता, उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला की उपलब्धता, ग्राहकों द्वारा पहुंच, बैंकों द्वारा पेश किए गए उत्पादों के बारे में जागरूकता और वित्त की सामर्थ्य। वित्तीय समावेशन भारत सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। सरकार ने अगस्त 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन अर्थात प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत की ताकि बैंकिंग सुविधा से वंचित हर परिवार को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। दूसरा घटक है वित्तीय शिक्षा। वित्तीय शिक्षा धन और वित्त को समझने के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह वित्तीय रूप से जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत विभिन्न कौशल सम्मिलित हैं। इन कौशलों में सूचना, संसाधनों और सेवाओं का प्रभावी ढंग से पता लगाने, मूल्यांकन करने, उपयोग करने और वित्तीय दायित्वों जैसे बजट, क्रेडिट, ऋण और भविष्य के लिए योजना के बारे में सूचनापूर्ण निर्णय लेने की क्षमता शामिल है। वित्तीय साक्षरता में निवेश करके हम छात्रों की वित्तीय भलाई और हमारे समाज की आर्थिक समृद्धि में एक प्रकार से निवेश या विनियोग करते हैं। अगला घटक है वित्तीय क्षमता। वित्तीय क्षमता लोगों को अपने पैसे का अधिकतम उपयोग करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति और आत्मविश्वास देती है। वित्तीय क्षमता पैसे को अधिक अच्छी तरह से प्रबंधित करने की क्षमता है। वित्तीय क्षमता में आवश्यक रूप से वित्तीय समावेशन भी शामिल होता है। अगला घटक है आजीविका शिक्षा।
जीविका के लिए शिक्षा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करती है। इस शिक्षा में 4 उप घटक शामिल होते हैं, जिनमें आय, व्यय, रोजगार और जोखिम। आजीविका शिक्षा में तकनीकी और व्यावसायिक क्षमताएं इत्यादि, जैसे साक्षात्कार की रणनीतियां, जो नौकरी के लिए हम लोग देने जाते हैं तो उसके लिए कैसे तैयारी करें, यदि हम किसी व्यवसाय में हैं तो उसका प्रबंधन कैसे करें, हमारा जो जोखिम लेने का उत्साह है उसमें किस प्रकार से और वृद्धि हो, जिसे उद्यमशीलता भी कहा जा सकता है, और धन प्रबंधन कौशल इत्यादि। अगला घटक है सामाजिक शिक्षा। यह छात्रों को आत्म जागरूकता, पारस्परिक संबंधों, स्वास्थ्य देखभाल और समकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक मुद्दों एवं विषयों की जांच व अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करता है। सशक्तिकरण भी इसका एक मुख्य घटक है, और ये आर्थिक सशक्तिकरण निर्णय लेने और उन पर कार्य करने की क्षमता होती है, जिसमें वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण और आवंटन शामिल होता है। आर्थिक सशक्तिकरण का सीधा प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ता है। अब आज जो हमने प्रकरण को विस्तार से देखा, उसका महत्व क्या है, क्यों हम इसका अध्ययन करें या इसके विकास का प्रयास करें, इसको भी हम मुख्य बिंदुओं में देखेंगे, जिनमें पहला बिंदु है वित्तीय साक्षरता में वृद्धि। आर्थिक नागरिकता वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक नागरिकता भावी पीढ़ियों की शिक्षा पर आधारित है, ताकि वे अपने जीवन से संबंधित सर्वोत्तम वित्तीय निर्णय लेने के लिए अपनी स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों को समझ सकें। वित्तीय साक्षरता व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे वित्तीय स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। यह व्यक्तियों को व्यक्तिगत वित्त, निवेश और कर का प्रबंधन करने में भी मदद करता है। यह लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी और घोटालों से भी बचाता है। अगला इसका महत्व का बिंदु है सभी घटकों में संतुलन स्थापित करना। आर्थिक नागरिकता वित्तीय शिक्षा, सामाजिक शिक्षा व आजीविका शिक्षा में संतुलन स्थापित कर शैक्षिक योजनाओं के विकास और संशोधन का मार्गदर्शन करती है। इसके अलावा आर्थिक नागरिकता आत्मसम्मान में भी सुधार लाती है, क्योंकि समाजीकरण, कौशल शिक्षा और सशक्तिकरण से व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग हो जाता है तथा राष्ट्र के विकास में योगदान देकर अपने आत्मसम्मान में वृद्धि की अनुभूति करता है। आर्थिक नागरिकता के माध्यम से उद्यमशील गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि यह बच्चों और युवाओं में उद्यमशीलता के गुण विकसित करने में मदद करती है। उद्यमशील गतिविधियां व्यवसाय, नवाचार को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने में मदद करते हैं। पारस्परिक प्रबंधन कौशल, उद्यम योजना और नेतृत्व कौशल करियर के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अगला बिंदु है ज्ञान कौशल पर जोर। लोगों को अपने समुदाय में प्रतिभागिता करने व संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल चाहिए होता है। आर्थिक नागरिकता ये दोनों प्रदान करती है और सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक नागरिकता को व्यापक सामाजिक आर्थिक विचारधाराओं के एक घटक के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह पूर्ण आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित करने के साधन के रूप में कार्य करता है। पूर्ण आर्थिक नागरिकता प्राप्त करने के लिए बच्चों और युवाओं को इन उत्पादों को सही ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल तक पहुंच बनाने, आजीविका बनाने और इसे बनाए रखने या कायम रखने की क्षमता विकसित करने, अपने उद्यमशील उपक्रमों के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त करने और जिम्मेदार एवं नैतिक, वित्तीय व सामाजिक निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। और यही हमारा लक्ष्य है
कि हम अर्थशास्त्र के ऐसे विद्यार्थियों को अध्यापक बनने के बाद तैयार करेंगे जिनमें ये सारे गुण हों। इस प्रकरण को तैयार करने के लिए भी कुछ संदर्भ का सहारा लिया गया था, जिसका विवरण इस स्लाइड में है। आशा है आप लोगों को ये दोनों प्रकरण अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जहां समझने में परेशानी हो, कोई आशंका हो, तो आप कक्षा में अपनी अध्यापिका से यानी मुझसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।